बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस क्या हैं सी प्लस प्लस के अंदर, कैसे यूज़ होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ करके अपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सिंपल ऐड का प्रोग्राम है जो मेरे पास एक नंबर ऐड कर रहा है। मैं ए नंबर को इनपुट करवा रहा हूँ यूज़र से, बी नंबर को इनपुट करवा रहा हूँ, एक रिज़ल्ट के अंदर ए प्लस बी का एडिशन का रिज़ल्ट रखवा रहा हूँ और उसके बाद बी को प्रॉपरली सी आउट करवा रहा हूँ। सो इस छोटे से प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी क्या है? इस छोटे से प्रॉब्लम की फंक्शनैलिटी बेसिकली ऐड करने की फंक्शनैलिटी है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है। व्हाट इफ़ कि अगर मेरे पास कोई तरीकाकार हो कि मैं इस मेन से इस एडिशन की फंक्शनैलिटी को निकालूं और इसको एक अलहदा ब्लॉक ऑफ कोड में लिख दूं। और फ़ायदा क्या होगा कि जब मुझे एडिशन करवानी होगी तो मैं ये जो मेरे पास कोड है जो कि सेपरेट, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अ ग्रीन बॉर्डर, ये जो मेरे ग्रीन बॉर्डर का कोड है, जब भी मुझे एडिशन की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना हो तो मैं बेसिकली इस फंक्शन को, इस फंक्शनैलिटी को कॉल कर लूँ और मेन के अंदर इसके रिजल्ट्स को प्रिपेयर कर दूँ। लेकिन आप ये सोचें कि जब भी मेन ने ऐड को कॉल करना है तो मेन को बताना पड़ेगा कि भाई किन किन नंबर्स के ऊपर एडिशन करनी है। सो इसका मतलब है कि मेरे लिए ये ए और बी इम्पॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मेन को ये चीज़ फंक्शन को पास करनी पड़ेगी कि ए और बी के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करो एडिशन की। अब आप आए एडिशन के फंक्शन पे। जब एडिशन का फंक्शन एडिशन कर लेगा तो फिर उसको भी कुछ चीज़ रिटर्न करनी चाहिए मेन को, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ बेसिकली उस एडिशन का रिजल्ट है। सो मेन क्या कर रहा है? मेन बेसिकली ए और बी को पास करेगा हमारे पास फंक्शन के अंदर, और जो फंक्शन है वो बेसिकली मेरे पास रिटर्न करेगा। लेट मी चेंज सम कलर ओवर हियर। और मेन जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा? मेन जो होगा वो रिटर्न करेगा रिजल्ट को। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेन है वो हमारा कॉलिंग फंक्शन है, वो कॉल कर रहा है एडिशन के फंक्शन को, ऐड के फंक्शन को, और ऐड मेन के दिए हुए नंबर्स के ऊपर एडिशन परफॉर्म्स करके जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को मेन को वापस रिटर्न करवा रहा है। सो लेट मी क्विकली get rid of this particular board and open a new one, और फिर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास जो फंक्शन है वो ऐड का होना चाहिए, और ऐड का फंक्शन जो होगा वो बेसिकली मेन से दो नंबर्स पूछ रहा होगा, और मेन का फंक्शन जो मेन का फंक्शन है वो दो नंबर्स ऐड को पास कर रहा होगा, और ऐड उन्हीं दो नंबर्स के ऊपर रिजल्ट कैलकुलेट करके मेन को वापस भिजवा रहा होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक फंक्शन है, उसका नाम ऐड है। मेन जो है वो बेसिकली दो नंबर्स पास कर रहा होगा, ए और बी। इसके अंदर आपके पास a प्लस बी हो रहा होगा, एंड देन ये रिजल्ट जनरेट कर रहा होगा, और रिजल्ट जनरेट करने के बाद ये मेन को वो रिजल्ट वापस भिजवा देगा। सो दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू। इस चीज़ को किस तरीके से C++ के सिंटेक्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू राइट द कोड ऑफ अ फंक्शन जो कि एडिशन करवा सके। फंक्शन का नाम है ऐड, और वो दो नंबर्स एक्सेप्ट कर रहा है। दो नंबर्स की डेटा टाइप्स क्या हो सकती है? लेट्स से इंटीजर, क्योंकि मेन से जब हम एक्सेप्ट क्या करवा रहे हैं, हम मेन से बेसिकली दो इंटीजर्स एक्सेप्ट करवा रहे हैं, और उन दो इंटीजर्स में से एक इंटीजर
हमारे पास मेन से पास होके आ रहा है और हमारे पास जब आ रहा है तो लेट्स कॉल इट नंबर 1। इस तरीके से एक और वैल्यू है इंटीजर की, लेट्स कॉल दिस वेरिएबल नंबर 2। और इम्पोर्टेंस चीज़ क्या है कि जब ये ऐड का फंक्शन इस नंबर 1 और नंबर 2 पे अपनी एडिशन परफॉर्म कर लेगा तो ये हमें ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो जो रिटर्न करेगा वो भी इंटीजर ही होगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जब दो इंटीजर्स के ऊपर आप एडिशन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा। और इस सिंपल से कोड के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लेट से एक इंटीजर बनाता हूँ टेम्प के नाम का, और टेम्प को इक्वल कर देता हूँ, टेम्प मस्ट बी इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, एंड आफ्टर दैट मैं रिटर्न करवा देता हूँ टेम्प को। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि मेरे पास ये जो ऐड का फंक्शन आपके सामने छोटा सा लिखा है, ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करें तो इसका नाम जो है वो ऐड है, और जब रिजल्ट आ जाएगा कौन सा रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, नंबर 1 के ऊपर और नंबर 2 के ऊपर। और कैलकुलेशन कहाँ पे हो रही है, वो हमारे पास इस लाइन के अंदर हो रही है जिसके अंदर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया है। और जब मेरे पास रिजल्ट आएगा नंबर 1 और प्लस नंबर 2 का, वो टेम्प में स्टोर हो जाएगा और एंड में जाके मैं उस टेम्प को रिटर्न करवा दूंगा इस लाइन के थ्रू। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब मेरे पास ऐड कॉल होगा तो इसका मतलब है ऐड को कॉल करने के लिए मेरी मजबूरी है कि मुझे 2 नंबर पास करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐड जो है वो तभी चलेगा जब उसको 2 नंबर मिलेंगे, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। फिर ऐड अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, और जब वो पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा रिजल्ट रिटर्न कर देगा, वो इंटीजर रिजल्ट होगा, और उस रिजल्ट को फिर हमें मेन के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। सो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो ऐड का पूरा कोड है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कोड है। आप इसी इंडिपेंडेंट, ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट कोड है जो कि 2 इंटीजर्स को ऐड करने की सलाहियत रखता है। और आपको जब भी अपनी लाइफ में C++ के अंदर 2 इंटीजर्स को ऐड करना है तो आप ये सिंपल सी 2-3 लाइनों का कोड जो है वो लिख के अपने 2 इंटीजर्स को ऐड करवा सकते हैं। नाउ व्हाट आर द चेंजेस जो कि मुझे मेन में करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी जो कि मेन में हमें चेंजेस करने पड़ेंगी, और उनको देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक इंटीजर ए आ गया, मैंने वैल्यू इंटीजर ए की एक्सेप्ट की, सीन करवाया, बी आया, बी की वैल्यू को सीन करवाया, अब रिजल्ट आया। सो लेट मी मेक लिटिल बिट चेंजेस ओवर हियर, क्योंकि मैं कोई भी कैलकुलेशन मेन में नहीं करवा रहा। सो इंटीजर रिजल्ट वेरिएबल इज 0 इक्वल टू 0, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड के फंक्शन को कॉल करता हूँ, और ऐड के फंक्शन में a, b भिजवा देता हूँ। और a और b कौन से हैं, ये वो 2 वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर मैंने एडिशन करवानी है। और जब ये एडिशन का रिजल्ट मेरे पास वापस आएगा तो बेसिकली वो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। सो यहाँ से अगर आप फोकस करें इसके अंदर, सो होगा ये कि ये वाली एक लाइन जो है, this one particular line, let me change some color here, this one particular line will call addition और जब वो कॉल करने जा रहा है तो वो अपने साथ a की वैल्यू लेके जा रहा है और साथ b की वैल्यू लेके जा रहा है। और a की और b की वैल्यू क्या है, इमेजिन करते हैं कि यूज़र ने जब a इनपुट किया तो a उसने इनपुट किया 10, और जब b इनपुट किया तो b के तौर पर उसने इनपुट किया 20। सो ये 1-to-1 रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जब आप ऐड पे देखेंगे तो पहले आप a भेज रहे हैं, तो जो a होगा वो बेसिकली मैप होगा नंबर 1 के ऊपर, और b जो होगा वो मैप होगा नंबर 2 के ऊपर। इसका मतलब है नंबर 1 जो है हमारे पास 10 बनेगा और नंबर 2 जो है हमारे पास 20 बनेगा। उसके बाद एक टेम्प का वेरिएबल क्रिएट हुआ, देन टेम्प के वेरिएबल के अंदर रहते हुए हमने 10 + 20 किया, वो टेम्प के इक्वल हुआ, और फिर इस टेम्प को जो कैलकुलेट हुआ था रिटर्न करवा दिया।
जब रिटर्न करवाया तो हमारे पास इस केस में रिज़ल्ट की वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट होके 30 हो जाएगी और उसके बाद मेरे पास रिज़ल्ट जो होगा वो सी आउट हो जाएगा इस लास्ट स्टेटमेंट के साथ। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो कि ऐड के फंक्शन के लिए है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, जो भी काम आप आज तक जितनी भी फंक्शनलिटीज़ करते आए हैं अपने कोर्सेज़ के अंदर, उन तमाम कोर्सेज़ के अंदर आप उन फंक्शनलिटीज़ को मीन से निकाल सकते हैं और अपने अलग-अलग इंडिपेंडेंट फंक्शंस के अंदर लिख सकते हैं। सो फंक्शन को क्या क्या चाहिए इसको भी देख लेते हैं। फंक्शन को सबसे पहले रिटर्न टाइप चाहिए, उसके बाद फंक्शन का नाम चाहिए, देन फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो चाहिए, और उसके बाद फंक्शन की कुछ कैलकुलेशन होगी और उसके बाद फंक्शन जो होगा वो वापस चला जाएगा। सो इसको ज़रा C++ में कंपाइलर में लिख के चलाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो ऑन टू कंपाइलर। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। दिस इज़ माय ऐड फंक्शन। ये ऐड फंक्शन क्या करवा रहा है, ये नंबर 1 नंबर 2 को इनपुट करवा रहा है, उसके बाद सिमिलरली जिस तरह मैंने बोर्ड पे बताया कैलकुलेशन कर रहा है और टेम्प को वापस रिटर्न करवा रहा है। अब हम मेन में आए, इस मेन के अंदर 2 वेरिएबल हैं, एक ए है एक बी है, देन एक रिज़ल्ट है। इसी तरीके से मैंने इनपुट करवाया ए को, देन इनपुट करवाया बी को, और उसके बाद दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, मैंने रिज़ल्ट के वेरिएबल को अपडेट किया है ऐड के फंक्शन को कॉल करके, और ऐड के फंक्शन को मैंने पास किया है ए और बी। जब ऐड के फंक्शन को मैं ए और बी पास करूंगा तो ए मैप होगा नंबर 1 में, बी मैप होगा नंबर 2 में। ऐड का फंक्शन उनकी एडिशन करवाएगा और रिजल्ट वापस भेज देगा। जब वो रिजल्ट वापस भेजेगा तो ऐड के फंक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे मेन के वेरिएबल रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट यूज़ की है ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि क्या रिजल्ट सही प्रिंट हुआ है या नहीं, या सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। Alright, come on. Okay, finally. So system is asking me, or my program is asking me, please enter the value of A. Let's put in 10. Please enter the value of B. Let's put in 20. And the result is A plus B is equal to 30. So थोड़ा से इस ऐड के फंक्शन के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इसको बोर्ड पे पेस्ट करते हैं। ओके, इंडिविजुअल चीज़ों को देखने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस, जो कि आपके पास नाम के बाद ब्रैकेट में आ रहा है, ये क्या चीज़ है? फिर उसके बाद ये क्या चीज़ है? जो फंक्शन का कोड है, उसके अलावा फिर फंक्शन का नाम है एक, और एक जो है वो रिटर्न टाइप है। सो इसको एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ जो है, जो सबसे पहले है, फंक्शन के नाम से पहले दिस इज़ रिटर्न टाइप। फंक्शन जब कैलकुलेशन करेगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एवरेज का फंक्शन होता तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे फ्लोट या डबल लिखते, क्योंकि जब एवरेज कैलकुलेट होगी तो वो डबल रिटर्न कर रहा होगा या फ्लोट रिटर्न कर रहा होगा। दिस वन इज़ फंक्शन नेम। फंक्शन के नाम के साथ वही स्ट्रेटेजी यूज़ किया करें जो वेरिएबल के नाम के साथ होती है, यानी वेरिएबल्स के नाम से पता लग जाता है कि उन वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। इसी तरीके से फंक्शन के नाम से भी पता लग जाना चाहिए कि वो फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है। देन दिस वन, दिस होल बॉक्स जो कि फंक्शन की ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज़ फंक्शन बॉडी। और कितनी लाइन्स हो सकती हैं, जितनी मर्जी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फंक्शन की फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी जाएगी। एंड
दिस वन जो कि फंक्शन के नाम के बाद ब्रैकेट में आ रहे हैं, दीज आर फंक्शन पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं C++ के फंक्शन के अंदर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने पैरामीटर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस ऐड के फंक्शन को आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि यही ऐड का फंक्शन जो है वो 4 इंटीजर्स को ऐड कर सके। तो फिर आप कर सकते हैं इंटीजर नंबर 1 कॉमा इंटीजर नंबर 2 कॉमा इंटीजर नंबर 3 कॉमा इंटीजर नंबर 4। इस तरीके से लेट से मैं चाहता हूं कि मैं 2 फ्लोट नंबर की एवरेज निकाल सकूं, तो मैं लिख सकता हूं कि जो एवरेज का फंक्शन है वो फ्लोट रिटर्न करेगा, उसका नाम है एवरेज, और वो 2 वेरिएबल्स एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट a कॉमा फ्लोट b। और इसके अंदर मैं इसका कोड लिख सकता हूँ, वो वाला कोड जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी जो कि इन नंबर्स को 2 फ्लोट के मार्क्स को ऐड करने की कोशिश करेगा। Let me go back to that particular case. Alright, so most important thing is कि पैरामीटर्स कितने हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पैरामीटर जो हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई ऐसी शर्त नहीं है। सिलेक्शन आपकी है कि आपने कितने पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करना है और उसके मुताबिक कितने पैरामीटर्स के ऊपर आपने फंक्शंस के अंदर रहते हुए फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी। सो अब इन्हीं चीज़ों को, यानी रिटर्न टाइप को, फंक्शंस के पैरामीटर लिस्ट को और फंक्शन के नेम को, इनको थोड़ी सी डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो फंक्शन रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकती है। आपके पास रिटर्न टाइप जो है वो हर किस्म की डाटा टाइप हो सकती है जो कि आपके पास C++ में अवेलेबल है। कौन कौन सी? इंटीजर हो सकती है, फ्लोट या डबल हो सकती है, इसी तरीके से बूलियन हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कुछ ऐसी भी रिटर्न टाइप्स पढ़ेंगे आप आगे इन फ्यूचर में, वो भी तमाम रिटर्न टाइप, जितनी भी वैलिड डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो तमाम की तमाम रिटर्न टाइप्स फंक्शन की हो सकती हैं। इसी तरीके से ये सेम कॉन्सेप्ट फंक्शन की पैरामीटर के ऊपर भी फिट होता है, यानी फंक्शन के पैरामीटर्स कौन कौन से डाटा टाइप के हो सकते हैं। तो वो जितनी भी डाटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं C++ के अंदर, और इन फ्यूचर आप जाके यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी पढ़ेंगे, वो तमाम भी आप फंक्शंस के अंदर पास ऑन कर सकते हैं। क्या फंक्शन हमेशा डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप्स की पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा या फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा? ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो कि किसी किस्म की कोई डाटा टाइप को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, किसी किस्म की कोई सी डाटा टाइप को रिटर्न भी ना कर रहा हो। और इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास, लेट्स से डिस्प्ले की फंक्शन की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करवाता है। सो इस डिस्प्ले के साथ वो कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही वो कुछ रिटर्न करवाता है। सो इसमें मैं सिर्फ सी आउट करवा देता हूँ, लेट्स से हेलो। क्योंकि इसके अंदर फंक्शनैलिटी, इस डिस्प्ले के फंक्शन की फंक्शनैलिटी सिर्फ ये है कि इसने सिर्फ सी आउट करवाना है, किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इस वजह से इसकी जो पैरामीटर टाइप है वो एम्प्टी रखी जा सकती है। एम्प्टी रखने का मकसद ये है कि आपने ब्रैकेट्स ज़रूर लगानी है, सेंटर में यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। लेकिन इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? उसकी रिटर्न टाइप के लिए आपको यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा। वॉइड का मतलब है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये फंक्शन कुछ भी कैलकुलेट करके रिज़ल्ट वापस नहीं भेजेगा। ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि आपके पास डिस्प्ले करवाएगा नंबर को, और डिस्प्ले करवाने का डिस्प्ले करवाएगा किसी एक मैसेज को, और उसके बाद ये कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा। सो रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट दोनों एम्प्टी हो सकती हैं। पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है तो खाली ब्रैकेट में आ जाएगी। रिटर्न टाइप कि अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो फिर आपको यहाँ पे वाइड लिखवाना पड़ेगा। इस तरीके से फंक्शन का नाम क्या होगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बिल्कुल जिस तरीके से आप वेरिएबल्स के नाम रखवाते हैं इस तरह के फंक्शन के नाम रखवाया करें। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी क्या होगी? फंक्शन की बॉडी जो है
वो बेसिकली उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी है। जिस तरह मैंने ऐड के फंक्शन की बात की तो उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो दो नंबर को ऐड करेगा, तो मैंने उसकी फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये डिस्प्ले का फंक्शन है, इसकी बॉडी क्या है कि उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, और वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि ये फंक्शन सी आउट करवा रहा है हेलो को। ओके, लेट्स गो बैक टू द कोड। इसके अंदर मैंने किया क्या है कि जो ऐड का फंक्शन है वो बेसिकली मैंने सबसे टॉप पे लिखा है मेन से पहले, और उसके बाद मैंने मेन को स्टार्ट किया है। व्हाट इफ कि अगर मैं इसी ऐड के फंक्शन को मेन के बाद लिखने की कोशिश करूं, सो जब मेन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं ऐड के फंक्शन को लिखूं। इस केस के अंदर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल जब करता है तो वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। तो जैसे कंपाइल करते 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 वो रिज़ल्ट के ऊपर आएगा तो वो कहेगा कि रिज़ल्ट अनडिक्लेयर्ड है। मुझे नहीं पता, ये सॉरी रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे कंपाइल करते करते वो ऐड पर आएगा तो ऐड पर आके वो देखेगा कि ऐड तो कुछ डिफाइंड ही नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट आपको एक एरर दे देगा। सो इस एरर को दूर करने के लिए अगर आपने मेन के बाद फंक्शंस लिखने हैं तो, और रूटीन में बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आपको मेन के बाद ही फंक्शंस लिखने चाहिए, क्योंकि मेन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसने सबसे पहले स्टार्ट करना होता है। माइंड दैट वर्ड्स के जो प्रोग्राम की कंपाइलेशन है वो बेसिकली लाइन बाय लाइन हो रही होती है। यानी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी जो कंपाइलेशन शुरू होगी तो सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम चेक होगा, इस लाइन से कंपाइलेशन शुरू होगी। लेकिन जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो बेसिकली मेन से शुरू होती है। सो मेन इटसेल्फ एक फंक्शन है, लेकिन ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन बेसिकली बाकी तमाम फंक्शंस को कॉल करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आपने ऐड के फंक्शन को मेन के बाद लिखना है तो फिर आपको इस फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और प्रोटोटाइप लिखने का तरीका बड़ा आसान है। आप फंक्शन की जो सबसे पहली लाइन है जिसके अंदर आपने उसकी रिटर्न टाइप नाम और उसके बाद उसके वेरिएबल्स लिखे होते हैं, आप उनको पिक करें और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें मेन से पहले, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें। और इवन दो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल्स के नाम क्या होंगे। बेसिकली कर क्या रहा है, कंपाइलर को सिर्फ ये बता रहा है कि जब तुम मेन पे जाओगे तो परेशान ना होना, वहाँ पे ऐड के नाम की चीज़ मिलेगी और वो बेसिकली दो इंटीजर्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा। वो कौन से इंटीजर्स होंगे वो बात की बात है। सो आपने समझ लिया कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि मैं मेन के अंदर एक ऐड के नाम की चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, और वो जो ऐड के नाम की चीज़ है वो बेसिकली एक इंटीजर रिटर्न करवाएगा और दो इंटीजर्स को एक्सेप्ट किया करेगा। So this particular line is basically a prototype of the function add। मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख भी देता हूँ, this is basically prototype of function add। और प्रोटोटाइप जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर ऐड करनी चाहिए। जब भी आप मेन से पहले प्रोटोटाइप्स लिखें और उसके बाद जाके इस मेन की बॉडी लिखें पूरी, और मेन की बॉडी के बाद फिर फंक्शंस की डेफिनेशन या फंक्शंस को लिखना शुरू करें। अगर आप इस केस में यहाँ पे प्रोटोटाइप नहीं देंगे, लेट्स से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, तो कंपाइलर को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो ऐड है ये उसको नहीं मिलेगा, और उसको बताना चाहिए कि ऐड जो है वो अनडिक्लेयर्ड है, या आइडेंटिफायर का कोई एरर देना चाहिए ताकि उसे पता चले कि आपने कुछ गलती की है। तो लेट्स सी कि ये कंपाइलर हमारे साथ अभी क्या करता है। सो एज़ यू कैन सी कि उसने कहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है वो नीचे देख लेते हैं। सो इट इज़ टेलिंग यू कि जो ऐड है वो आइडेंटिफायर जो है वो नॉट फाउंड है। सो अगर मैं ऐसी चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ तो आप समझे मैंने कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जब आप मेन को कंपाइल लाइन बाय लाइन कंपाइल करते करते मेन पर आओगे तो वहाँ पे ऐड मिलेगा, उसको 2 मैं नंबर पास कर रहा हूँ, परेशान ना होना। और ऐड की जो डेफिनेशंस हैं, जो ऐड की बॉडी है वो आपको मेरे मेन से नीचे मिल जाएगी। सो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो जब आप कंपाइलर को पास करेंगे एज अ प्रोटोटाइप, तो कंपाइलर को कोई इशू नहीं होना चाहिए और उसको प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। सो एज़ यू कैन सी मैंने 10 A में एंटर किया, B में 20 एंटर किया, द आंसर इज 30। सो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट
प्रोटोटाइप ऑप्शनल होती है। अगर आप इसी ऐड के कोड को मेन से पहले लिख देंगे तो आपको प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माय सजेशन टू यू इज़ कि आप शुरू से आदत डालें अपने आप को प्रोटोटाइप लिखने के लिए। बहुत आसान सी चीज़ है। फंक्शन की पहली लाइन उठाएं जिसके अंदर आपके पास रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसकी पैरामीटर लिस्ट होती है, उसको आप यहाँ पे मेन से पहले लिख दें और उसके बाद सेमीकोलन डाल दें। अब थोड़ा सा फंक्शंस की बेनिफिट्स के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं। सो मेरे पास ये 4 बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस के, वन बाय वन इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स से सबसे पहले मेरे पास सिंपल से मॉडिफिकेशन है। इमेजिन करें कि मेरे पास एक कंपनी है, उसका नाम है लेट्स से ABC ट्रेडर्स, और मैं उसके लिए एक प्रिंट का फंक्शन बनाता हूँ। प्रिंट का फंक्शन जो है वो वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, उसका नाम है प्रिंट और वो कुछ एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, और इसके बाद ये सी आउट करवा रहा है ABC ट्रेडर्स। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपने मेन के अंदर इंटीजर मेन के अंदर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कंपनी का नाम प्रिंट करवाना होगा, सो मैं प्रिंट के फंक्शन को कॉल कर दिया करूँगा, प्रिंट और खाली ब्रैकेट के साथ, और वो मेरे पास कंपनी का नाम प्रिंट हो जाया करेगा। मॉडिफिकेशन का मकसद क्या है कि लेट्स से ये कंपनी कल को बिक जाती है, तो मेरे प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल ये 100 दफ़ा प्रिंट होता था प्रिंट का फंक्शन, तो मुझे हर दफ़ा जाके उसके अंदर चेंज करने की, मेन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाऊंगा फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम ABC की जगह XYZ हो गया, ABC की जगह पे वो कंपनी का नाम XYZ हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसी प्रिंट के फंक्शन में जाके सिर्फ एक लाइन में इस ABC की जगह पर XYZ लिख दूंगा, और जो मेन के अंदर जब भी मैं 100 दफ़ा प्रिंट के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो अब अपडेटेड हो चुका हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ABC की जगह पे XYZ को प्रिंट करना शुरू कर देगा। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज बेनिफिट ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मेन के अंदर मेन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट फंक्शन को मॉडिफाई कर लें। ऑटोमेटिकली जब मेन में कॉल करेंगे तो मॉडिफाइड रिजल्ट ही उसको प्रिंट करना पड़ा करेगा। नेक्स्ट जो मेरे पास फंक्शंस का बेनिफिट है वो है बेसिकली रीयूजेबिलिटी। सो रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी आप फंक्शंस लिख लेते हैं, लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखा बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का, जो कि कुछ मीन के एवरेज या कुछ और कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। माय माउस इज समटाइम नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सो लेट्स से मेरे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है। सो अब होगा क्या कि मेरे पास जो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मैं इसको बार बार यूज़ करना चाह रहा हूँ। लेट्स से आपका ये लेक्चर 15 का हिस्सा है, तो लेट्स से ये लैब 15 का कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। सो अब आपने एक दफ़ा लिख लिया, आपने इसकी CPP फाइल अपने पास स्टोर कर ली। फॉर एग्जांपल आपको लैब 17 में इसकी ज़रूरत है, तो फिर आपको दोबारा ये कॉम्प्लेक्स का फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लैब पुरानी लैब ओपन करें, वहाँ से C++ का कोड खोलें, वहाँ से इसको पिक करें और अपनी नई लैब के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर लें। सो दिस इज़ नोन एज द रीयूजेबिलिटी ऑफ द फंक्शंस। जब भी आप फंक्शंस बनाएंगे, आप समझ लें ये फंक्शंस जो हैं ये आपका एमओ है। आपने जब जंग लड़ने जाना है तो आपके पास बेतहाशा एमओ होना चाहिए। नेक्स्ट जो है मेरे पास डीबगिंग है। डीबगिंग क्यों इम्पॉर्टेंस है, क्यों फ़ायदा देती है फंक्शंस के अंदर? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि हर फंक्शन एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। जैसे जब मैं ऐड के फंक्शन की बात करता हूँ और वो ऐड का फंक्शन सही नहीं चलता, तो मुझे फिर मेन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ऐड के फंक्शन में मैं देखता हूँ, डिबग करता हूँ उसको, और जो एरर है लॉजिकल एरर उसमें से मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर देता हूँ। सो डीबगिंग फंक्शंस का बहुत, डीबगिंग समझ लें, एरर फाइंडिंग समझ लें, लॉजिकल एरर दूर करना, जब आप फंक्शंस के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द फंक्शन इज डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी। सो व्हाट इफ कि आपके पास एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर आ गया बनने के लिए और उसके अंदर तकरीबन लेट्स से 50 फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होती हैं। लेट्स से सर्चिंग एक फंक्शनैलिटी हो सकती है, सॉर्टिंग एक फंक्शनैलिटी हो सकती है,
अपडेशन एक फंक्शनैलिटी हो सकती है, डिलीशन फंक्शनैलिटी हो सकती है, ग्रेड कैलकुलेशन फंक्शनैलिटी हो सकती है, असाइनमेंट के मुताबिक एवरेज निकालना फंक्शनैलिटी हो सकती है, मिनिमम फाइंड आउट। इस तरह ऐडअप करते करते लेट्स से आपके पास 50 फंक्शनैलिटीज़ आ गई हैं। सो डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप क्या करें, अपने एक बिग प्रॉब्लम को, जो कि एक ह्यूज प्रॉब्लम है, आप उस बिग प्रॉब्लम को डिवाइड करते रहें इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के अंदर। हर एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम जो होगी वो बेसिकली आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। और जब आप एक फंक्शन लिख रहे होंगे तो आपको पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये वाला फंक्शन लिख रहे होंगे तो फिर आपने सिर्फ इसी प्रॉपर फंक्शन के ऊपर अपना फोकस रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी लास्ट एग्जांपल की बात करूँ, मैंने ऐड का फंक्शन लिखना है तो फिर मुझे ऐड के फंक्शन के ऊपर गौर करना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि जो मुझे दो नंबर्स मिलेंगे वो नंबर कहाँ से इनपुट हुए, वो फाइल से इनपुट हुए या वो कंसोल से इनपुट हुए या वो किसी और फंक्शन ने पास ऑन किए। मेरे लिए ये यूजलेस चीज़ें हैं। मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरा जो फंक्शन है वो ऐड प्रॉपरली कर सके। फ़ायदा क्या है डिवाइड एंड कंकर का, कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करते रहें, इतना डिवाइड कर लें कि आपके पास हर एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व हो जाए। और जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स के अंदर आपने उसको डिवाइड किया है, फिर इंडिविजुअल प्रॉब्लम का आप अलग-अलग फंक्शन लिखना शुरू कर दें और वो जो फंक्शन होगा मेन के अंदर उनको कॉलिंग करना शुरू कर दें। इनडायरेक्टली आप छोटे छोटे फंक्शंस लिखेंगे और आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ये कुछ फंक्शंस के फ़ायदे हैं जिसके अंदर मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ। मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं इजीली, रीयूजेबिलिटी है, डिबगिंग है, डिवाइड एंड कंकर है, और फिर सेकेंडली जो चीज़ है वो बेसिकली आपके पास फंक्शन की प्रोटोटाइप है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी है, एंड देन फंक्शन का नाम है, फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट है और फंक्शन की रिटर्न टाइप है। इसमें से रिटर्न टाइप वाइड हो सकती है अगर आपने कुछ रिटर्न नहीं करवाना, पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी हो सकती है, लेकिन नाम का होना, बॉडी का होना और ज़रूरी है, और प्रोटोटाइप भी ऑप्शनल है लेकिन एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है।